पास ये चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता के दो सदिश रूप अपने पास आ गए थे। एक सदिश रूप ये था, एक सदिश रूप ये था। इस सदिश रूप से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो dl यानी IDL कह सकते हैं अपन इसे पूरा एक साथ अगर कहें तो ये जो IDL है, IDL वेक्टर, इसे कहा जाता है धारा अल्पांश, जो कि एक सदिश राशि है। ध्यान रहे, धारा अदिश राशि है परंतु धारा अल्पांश एक सदिश राशि है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धारा अल्पांश IDL वेक्टर और R वेक्टर के क्या होगी, लंबवत होगी। किस किस के, IDL वेक्टर और R वेक्टर के लंबवत होगी। ये इस चीज से अपने पास यह क्लियर हो रही है। अब बायो-सावर्ट के नियम की दो स्थिति अपन जान लेते हैं। स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं। सदिश रूप अपने बायो-सावर्ट नियम का जान लिया है। अब अपन जानेंगे इसके स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियां। देखिए स्पेशल केसेस या विशेष परिस्थितियां है क्या। स्पेशल केसेस या इसे कह दिए विशेष परिस्थितियां। देखिए विशेष स्थितियों में नंबर 1, पहली विशेष स्थिति अपनी ले लें, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। ये अपन जिक्र कर चुके हैं, तब इसको अपन केवल लिख रहे हैं कि नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो, अगर थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो इस स्थिति के अंदर dB इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी यो कह सकते हैं, अगर अभिष्ट बिंदु P चालक की सीध में है, चालक की सीध में है, तो इस स्थिति में वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। अतः अपन यो कह सकते हैं किसी भी धारावाही चालक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव क्या होता है, शून्य। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पास ये रिजल्ट आ गया है कि किसी भी धारावाही चालक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू 0, अर्थात यदि अभिष्ट बिंदु P, अर्थात यदि अभिष्ट बिंदु P चालक की सीध में है, चालक की सीध में है, तो अर्थात यदि अभिष्ट बिंदु P चालक की सीध में है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो यो कहा जा सकता है, अतएव किसी धारावाही चालक तार, किसी धारावाही चालक तार की, अतएव किसी धारावाही चालक तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव शून्य होता है। ये अपने पास पहला एक कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिया है जो कि महत्वपूर्ण था। दूसरा स्पेशल केस में आप क्या देखें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि अभिष्ट बिंदु कहां हो, लंबवत स्थिति में हो,
तो देखिए dB इज इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसे आप कैसा लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अपन ये कह सकते हैं अतः अभिष्ट बिंदु चालक के लंबवत रेखा पर स्थित हो, चालक के लंबवत रेखा पर स्थित हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। अतः अभिष्ट बिंदु चालक के लंबवत रेखा पर स्थित हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। लंबवत स्थिति में अधिकतम होगा, जबकि उसकी अक्ष पर क्या होगा, शून्य होगा। धारावाही चालक तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र सदैव क्या होगा, शून्य। यह अपने पास बायो सावर्ट का नियम कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन बायो सावर्ट के नियम को, जो कि अपन चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपन पढ़ रहे थे, इसको अगर स्थिर वैद्युति के कूलाम के नियम से तुलना करें तो अपन क्या इसमें समानताएं क्या असमानताएं पाते हैं, उनकी अब चर्चाएं करते हैं कि बायो सावर्ट के नियम की स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम के नियम से क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं, उनकी अब चर्चाएं करते हैं। देखिए क्या चर्चाएं हैं। देखिए पहले अगर अपन बात करें कि दोनों में क्या समानता है, तो समानताएं क्या पाते हैं, दोनों ही दीर्घ परास के हैं। यानी बायो सावर्ट के नियम से जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो भी दीर्घ परास है। कूलाम के नियम से जो अपने पास विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल है वो भी कैसा है, दीर्घ परास है। पहली समानता यहाँ की। दूसरी, दोनों ही दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। यानी दूरी के अनुसार, दूरी के वर्ग के अनुसार कूलाम बल का मान भी कम होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बायो सावर्ट के नियम से कम होता है। और तीसरी समानता यह कि दोनों ही जो क्षेत्र हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों पर अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू होता है। ये तो हो गई इनमें समानताएं। फिर अपन बातें करें असमानताओं की। तो देखो, स्थिर वैद्युत जो क्षेत्र होता है, इसका जो स्रोत है वो एक अदिश राशि है, जैसे आवेश। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो एक सदिश राशि है, जैसे धारा अल्पांश, यानी आईडीएल। मैं धारा नहीं कह रहा हूं, धारा अल्पांश कह रहा हूं, क्योंकि धारा अल्पांश क्या है, एक सदिश राशि है। ये इनमें भिन्नता आ गई। दूसरा, कूलाम के नियम में कोण पर निर्भरता नहीं थी, लेकिन यहां पर कोण पर क्या आ रही है, एंगल पर निर्भरता आ रही है कि अभिष्ट बिंदु की अल्पांश के साथ जो कोण था उस कोण पर निर्भरता थी। तो इस पॉइंट को और अपन इसको कंप्लीट करते हैं कि इनमें क्या समानता है और क्या इनके अंदर असमानता है। इन बिंदुओं की अपन चर्चाएं करते हैं। तो देखिए, हेडिंग जो डाली जाएगी वो हेडिंग अपन बनाएंगे स्थिर वैद्युति में कूलाम के नियम तथा चुंबकत्व में बायो सावर्ट के नियम की तुलना। स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम के नियम एवं चुंबकत्व में बायो सावर्ट नियम की तुलना। अब इनकी तुलनाएं अपन समानता और असमानता दोनों के रूप में करेंगे।
नंबर फर्स्ट अपन लिख रहे हैं दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। अभी अभी मैं बता चुका हूं क्या क्या समानता है असमानता है। तो देखिए समानताओं में पहला पॉइंट, दोनों ही दीर्घ परासी है। दोनों ही दीर्घ परासी, पहली समानता, यानी लंबी दूरी तक दोनों ही कार्य करते हैं। यहां पर दोनों से तात्पर्य है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो कि कूलाम के नियम से और बायो सावर्ट के नियम से अपन को मिल रहे हैं। दूसरा, दोनों ही दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करते हैं, पालना, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों ही दीर्घ परासी हैं, ये अपन ने लिख लिया। दूसरा, दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी जो समानता इनमें पाई जा रही है वो है दोनों ही क्षेत्रों पर अध्यारोपण सिद्धांत लागू होता है। दोनों ही क्षेत्रों पर अध्यारोपण सिद्धांत लागू होता है। ये इन दोनों के अंदर अपन ने क्या जान लिए, समानता है। अब अपन चर्चाएं करेंगे इनकी असमानताओं की, कि वे इन दोनों में क्या क्या असमानता है। तो समानता अपन ने 3 लिख ली है, 3 ही आप असमानताएं जान लेते हैं अपन। तो नंबर सेकेंड, नंबर फर्स्ट तो अपन ने लिखी थी समानताएं, अब लेंगे असमानताएं या भिन्नताएं। असमानताओं में नंबर 1, स्थिर विद्युत क्षेत्र अधिस्रोत, जैसे कि विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, मैंने बताया था, जबकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश यानी कि धारा अल्पांश से उत्पन्न होता है। तो नंबर फर्स्ट, स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत, अदिश स्रोत, अदिश स्रोत जैसे विद्युत आवेश, जो कि एक अदिश राशि है। स्थिर विद्युत क्षेत्र अदिश स्रोत जैसे विद्युत आवेश से उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत, क्या नाम है सदिश स्रोत का, धारा अल्पांश, आईडीएल। एक सदिश स्रोत यानी धारा अल्पांश आईडीएल द्वारा उत्पन्न होता है। धारा अल्पांश द्वारा उत्पन्न होता है। पहली असमानता ही आ गई। दूसरी असमानता भी फिर अपन देखें, स्थिर विद्युत क्षेत्र स्रोत बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश यानी स्मॉल आर के अनुदिश होता है, त्रिज्य निकलता है, जबकि वहां स्थिर विद्युत क्षेत्र स्रोत स्थिर विद्युत क्षेत्र स्रोत
बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन के बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। तो देखो, स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्रोत के बिंदु से मिलाने वाले, यानी स्रोत से जो मिल रहा है कि बिंदु से मिलाने वाले विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, ये अपन ने अभी अभी पढ़ा है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन सदिश स्मॉल आर, जबकि चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन सदिश स्मॉल आर वेक्टर, विस्थापन सदिश स्मॉल आर वेक्टर वे विद्युत धारा अल्पांश या अवयव कह सकते हैं, विद्युत धारा अल्पांश कह दो या विद्युत धारा अवयव कह दो। बात देखिए, विद्युत धारा अवयव आईडीएल दोनों के तल के लंबवत होता है, दोनों के तल के लंबवत होता है। देखो भैया, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से त्रिज्यीय रूप में होता है, लेकिन ध्यान रहे चुंबकीय क्षेत्र आर वेक्टर और आईडीएल वेक्टर के दोनों के तल के लंबवत होता है। कैसे, देखो मैं फिर से आपको बता दूं, अगर डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ऐसा अपन ने सदिश रूप में बायो-सावर्ट का नियम लिखा था। इस नियम से स्पष्ट हो रहा है कि डीबी वेक्टर की जो दिशा होगी वो आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के, यानी कि आई डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। यही बात अपन ने यहां लिखी है। अब ये देखो, ये असमानता अपन ने देख ली है 2। तीसरी असमानता जो मैं जिक्र कर चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने देखा था कि कूलाम के नियम में कहीं कोई एंगल नहीं है, कोई थीटा नहीं है, जबकि यहां किस पर निर्भरता आ रही है, थीटा पर। यानी बायो-सावर्ट नियम में कोण पर निर्भरता है, जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में नहीं होती है। तीसरी असमानता बायो-सावर्ट नियम में कोण पर निर्भरता होती है, जो कि निर्भरता होती है जो कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में नहीं होती। जो कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में नहीं होती है। यहां अपने पास बायो-सावर्ट नियम और कूलाम के नियम दोनों की तुलना अपने पास यहां हो गई है, दोनों का कंपैरिजन अपन ने कर लिया है, दोनों में समांतर असमानता देख ली है। अब इसके पश्चात अपन चर्चाएं करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियमों की, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या नियम है, उनकी अपन अब चर्चाएं करेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम।